नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जो कि बिहार के विधानसभा चुनाव से जुड़ी आ रही है। जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि एनडीए में जबरदस्त फूट तनातनी है बरकरार, और चिराग पासवान ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर कहा कि नीतीश कुमार से खुश नहीं है जनता। जी हां दोस्तों, ये इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आ रही है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा के भीतर ही यहाँ पर जबरदस्त घमासान मचता नजर आ रहा है। भाजपा एमएलए के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं ने खोल दिया है मोर्चा और उम्मीदवार बदलने की उठा दी है मांग। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री की ग्रामीणों ने लगाई क्लास, कहा इस बार कोई नहीं देगा आपको वोट। जी हां दोस्तों, यहां पर बिहार में जबरदस्त विरोध भाजपा और जेडीयू को जनता का झेलना पड़ रहा है, और गांव में ज्यादातर यहां पर गुस्सा और विरोध देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में भाजपा और जेडीयू को बड़ा नुकसान होने वाला है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। एनडीए में तनातनी बरकरार, चिराग ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, कहा नीतीश सरकार से खुश नहीं जनता। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में तनातनी बरकरार है। इतना ही नहीं, जेडीयू भाजपा की लड़ाई अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच गई है। दरअसल लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने राज्य के सियासी हालात पर पीएम मोदी को पत्र लिखा है। हालांकि चिराग ने इस पत्र को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार पत्र में लिखा गया है कि जनता मुख्यमंत्री नीतीश के कामकाज से खुश नहीं है। इसके चलते बिहार में विधानसभा चुनाव के परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। इसके साथ ही चिराग ने राज्य में कोरोना संबंधित आंकड़ों को लेकर सरकार पर संशय व्यक्त किया है। उन्होंने अफसरों के कामकाज के रवैये पर भी टिप्पणी की है। बता दें कि शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की मुलाकात हुई थी। तब भाजपा अध्यक्ष ने कहा था कि जेडीयू, भाजपा और लोजपा मिलकर चुनाव लड़ेंगे, जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। लेकिन चिराग के पत्र से जाहिर हो रहा है कि एनडीए में कुछ ठीक नहीं चल रहा। करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी एमएलए के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं ने खोला मोर्चा, आला कमान से की उम्मीदवार बदलने की मांग। जी हां दोस्तों, मोतिहारी के चिरैया विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक लाल बाबू गुप्ता के प्रति क्षेत्र के लोगों में भारी आक्रोश है। स्थिति ऐसी हो गई है कि विधायक जी जिधर जा रहे हैं उधर ही पब्लिक के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। वहीं विधायक जी के क्षेत्र में जो भी बीजेपी नेता जा रहे हैं उनको भी ग्रामीणों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा। इस क्रम में बिहार बीजेपी के महामंत्री जनक चमार को विधायक लाल बाबू गुप्ता के प्रति जनता की नाराजगी का सामना करना पड़ा। दरअसल बीजेपी महामंत्री चिरैया विधानसभा क्षेत्र में सोमवार को पार्टी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। उनके साथ बीजेपी के कई अन्य नेता भी थे, लेकिन क्षेत्र में पहुंचते ही विरोधी नहीं बल्कि बीजेपी के कार्यकर्ता ही उग्र हो गए और महामंत्री की गाड़ी को घेर लिया। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने महामंत्री जनक चमार के सामने विधायक लाल बाबू गुप्ता के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री की ग्रामीणों ने लगाई क्लास, कहा इस बार कोई नहीं देगा आपको वोट। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में नेताओं ने जनसंपर्क साधने के लिए क्षेत्र का दौरा शुरू कर दिया है, लेकिन इस दौरान कई नेताओं को जनता की बेरुखी का भी सामना करना पड़ रहा है। ताजा मामला जिले के जमालपुर कद इंद्र रुख का है, जहां क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे नीतीश सरकार के मंत्री शैलेश कुमार को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। मिली जानकारी के अनुसार आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर ग्रामीण विकास मंत्री शैलेश कुमार अपने कार्यकर्ताओं के साथ जमालपुर विधानसभा क्षेत्र के इंद्र रुख गांव पहुंचे, जहां मंत्री जी की जिला मुखिया संघ के पूर्व अध्यक्ष दिवेश सिंह के पिता अशोक कुमार सिंह सहित अन्य ग्रामीणों से बातचीत होने लगी। बातचीत के दौरान गांव में सड़क, सिंचाई सहित अन्य समस्याएं दूर नहीं होने के कारण ग्रामीणों और मंत्री में नोकझोंक होने लगी। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क नहीं बनने की वजह से मंत्री जी की जमकर क्लास ली। ऐसे में जब मंत्री जी ने भी अपमानजनक शब्द का उपयोग किया तो ग्रामीण और भड़क गए। ग्रामीणों ने मंत्री को कहा कि आपको घमंड हो गया है, विकास का कार्य करने के बजाय जातिवाद फैलाते हैं, इस बार यहाँ की जनता वोट नहीं देगी। इतना सुनते ही मंत्री जी उठे और वहां से बैरंग वापस लौट गए। करते हैं अगली खबर की तरफ। अमृत जल योजना के तहत 24 घंटे पानी की आपूर्ति करना ठीक नहीं, एक बार फिर से करें विचार। जी हां दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी आज कई योजनाओं का बिहार में उद्घाटन कर रहे हैं। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि अमृत जल योजना के तहत अगर 24 घंटा पानी मिलेगा तो पर्यावरण को खतरा हो जाएगा। सीएम नीतीश ने कहा कि 80% जल नल योजना का काम पूरा हो गया है। हम लोग पानी पीने के लिए दे रहे हैं, लेकिन स्वच्छ पानी का दुरुपयोग हो रहा है। कोई मवेशी को धोता है तो कोई खेत में पटवन करता है। मैंने कई बार इसको लेकर मना भी किया है। 24 घंटे पानी की सप्लाई देना ठीक नहीं है, इससे पर्यावरण पर असर पड़ेगा। हम बोल रहे हैं तो बहुत लोग गुस्सा कर रहे होंगे, इस पर आप लोगों को विचार करने की जरूरत है। मुझे जो अच्छा लगा मैंने इसको लेकर अवगत करा दिया।
करते हैं अगली खबर की तरफ। राज्यसभा में उठा बेरोजगारी और आत्महत्या का मुद्दा। बेरोजगारों को हर माह 15,000 रुपए भत्ता देने की उठी मांग। जी हां दोस्तों, संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को राज्यसभा में सपा सदस्य रामगोपाल यादव ने कोरोना वायरस महामारी के कारण बड़े पैमाने पर लोगों के बेरोजगार होने और उनमें पैदा हो रही हताशा के कारण आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति का मुद्दा उठाया। यादव ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के कारण अपनी आजीविका गंवाने वाले लोगों को हर महीने 15,000 रुपए भत्ता देने का सरकार से अनुरोध किया। यादव ने शून्यकाल में यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि लॉकडाउन के कारण करोड़ों लोगों की आजीविका प्रभावित हुई और कई परिवार बिखर गए। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई लिखाई तो दूर रही, वे भूखे सोने के लिए विवश हो गए। उन्होंने कहा कि इस महामारी के कारण लोगों में मानसिक तनाव और हताशा बढ़ती जा रही है। ऐसे में लोग आत्महत्या की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने इस कड़ी में नोएडा का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां इस बीमारी के कारण 44 लोगों की मौत हुई, जबकि पिछले कुछ महीनों में वहां 165 लोगों ने आत्महत्या की। यादव ने बेरोजगार हुए लोगों को हर माह 15,000 रुपए देने की मांग करते हुए कहा कि इससे लोगों को कुछ तो सहारा मिल सकेगा और वे जीवित रह सकेंगे। उन्होंने कहा कि पश्चिम से लेकर पूरब तक हर सरकार ऐसा कर रही है और हमें भी ऐसा करना चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने भी मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्या से जुड़ा मुद्दा उठाते हुए कहा कि भारत में कोविड-19 के कारण स्थिति और गंभीर हो गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी एमएलए के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं ने खोला मोर्चा, आला कमान से की उम्मीदवार बदलने की मांग। जी हां दोस्तों, मोतिहारी के चिरैया विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक लाल बाबू गुप्ता के प्रति क्षेत्र के लोगों में भारी आक्रोश है। स्थिति ऐसी हो गई है कि विधायक जी जिधर जा रहे हैं उधर ही पब्लिक के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। वहीं विधायक जी के क्षेत्र में जो भी बीजेपी नेता जा रहे हैं उनको भी ग्रामीणों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा। इस क्रम में बिहार बीजेपी के महामंत्री जनक चमार को विधायक लाल बाबू गुप्ता के प्रति जनता की नाराजगी का सामना करना पड़ा। दरअसल बीजेपी महामंत्री चिरैया विधानसभा क्षेत्र में सोमवार को पार्टी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। उनके साथ बीजेपी के कई अन्य नेता भी थे, लेकिन क्षेत्र में पहुंचते ही विरोधी नहीं बल्कि बीजेपी के कार्यकर्ता ही उग्र हो गए और महामंत्री की गाड़ी को घेर लिया। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने महामंत्री जनक चमार के सामने विधायक लाल बाबू गुप्ता के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि अध्यादेशों के विरुद्ध किसानों ने किया प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा जारी एक अध्यादेश द्वारा निर्धारित नए कृषि बिल के विरोध में विभिन्न कृषि संगठनों ने सोमवार को अमृतसर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग के तहत ब्यास पुल पर मार्ग अवरुद्ध कर दिया। अमृतसर जलंधर को जोड़ने वाले इस पुल पर बैठे किसानों ने केंद्र के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मार्ग जाम होने के कारण पुल के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। वहीं ट्रैफिक जाम होने पर पुलिस स्टेशन ढिलवां के सब इंस्पेक्टर हरजिंदर सिंह अत्यधिक पुलिस बल के साथ ब्यास ब्रिज पहुंचे। उसने दूसरे रास्ते के ड्राइवरों को भगाया। गांव की ओर जाने वाले इस मार्ग के कारण वाहन चालकों को काफी कठिनाई के सामना करना पड़ा था। समाचार लिखे जाने तक देर शाम तक किसान संगठन ब्यास पुल पर धरने पर बैठे रहे। पुलिस अधिकारी उनसे रास्ता खोलने का अनुरोध करते रहे, लेकिन किसानों ने उनकी बात नहीं मानी। वहीं सोमवार को अखिल भारतीय किसान संघर्ष सम्मेलन समिति के आह्वान पर विभिन्न किसान समूहों ने अनाज मंडी में रोष रैली निकाली। केंद्र सरकार ने पास खेती के अध्यादेशों का कड़ा विरोध किया और बिजली संशोधन विधेयक 2020 को वापस लेने की मांग की। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति के पंजाब चैप्टर के प्रमुख डॉक्टर दर्शन पाल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि अध्यादेशों ने पूरे देश के किसानों में बड़े स्तर पर बेचैनी, गुस्सा और असुरक्षा पैदा की है। वहीं भयंकर है खासकर पंजाब और हरियाणा के किसानों में गुस्सा। वहीं मामला धीरे धीरे शांत हो रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आवाज दबाने के लिए हो रहा राजद्रोह कानून का इस्तेमाल, जस्टिस लोकुर। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एमबी लोकुर ने कहा सरकार अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक लगाने के लिए देशद्रोह कानून का इस्तेमाल कर रही है। लोगों की आवाज पर अंकुश लगाने का एक और तरीका है फर्जी खबर फैलाने का आरोप लगाकर महत्वपूर्ण मुद्दे उठाने से रोकना। उन्होंने कई पत्रकारों का उदाहरण दिया जिन पर कोरोना वायरस के मामलों और वेंटिलेटर की कमी के मुद्दे उठाने पर फर्जी खबर फैलाने का आरोप लगाया गया है। जस्टिस लोकुर ने सोमवार को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड जुडिशरी पर आयोजित वेबिनार में कहा सरकार देशद्रोह के कानून को मजबूत हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। अचानक बहुत से लोगों के खिलाफ देशद्रोह के आरोप में केस दर्ज किए गए। एक आम नागरिक कुछ भी कहने की कोशिश करता है, उस पर देशद्रोह का आरोप लगा दिया जाता है। इस साल 70 केस दर्ज हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ ऐसे लोग भी हैं जो हिंसा के बारे में बात करते हैं, लेकिन उन लोगों को कुछ नहीं होता। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जिन लोगों को निरोधात्मक हिरासत में रखा गया है वे
वे इसे चुनौती नहीं दे रहे हैं। इसकी वजह शायद डर भी हो सकती है। प्रशांत भूषण के खिलाफ अवमानना मामले पर जस्टिस लोकुर ने कहा उनके बयानों को गलत समझा गया। उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर डॉक्टर कफील खान की स्पीच को भी गलत समझा गया। लंबित मामलों पर उन्होंने कहा कि मैं ई कोर्ट की वेबसाइट पर गया था, करीब 3 करोड़ 40 लाख मामले लंबित हैं। न्यायपालिका को पारदर्शी होना है, उन्हें हमें बताना चाहिए कि उसकी ओर से क्या हो रहा है। अगर प्रयास हो रहे हैं तो उसे बताना चाहिए ताकि वकीलों और वादियों की प्रतिक्रिया ली जा सके। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार एन राम, कार्यकर्ता अरुणा रॉय, योगेंद्र यादव और अंजलि भारद्वाज ने भी भाग लिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार के पास नहीं है लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों की मौत का हिसाब, राहुल बोले। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस को रोकने के लिए 25 मार्च से देश भर में लागू किए गए 68 दिनों के लॉकडाउन में कितने प्रवासी मजदूरों की मौत हुई, इसका आंकड़ा मोदी सरकार के पास नहीं है। इसे लेकर अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हमला बोला है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार से पूछा कि सरकार ने अगर प्रवासियों की मौत का रिकॉर्ड नहीं रखा तो क्या मौतें नहीं हुई। मंगलवार सुबह ट्वीट कर राहुल गांधी ने सरकार से सवाल किया, मोदी सरकार नहीं जानती कि लॉकडाउन में कितने प्रवासी मजदूर मरे और कितनी नौकरियां गई? तुमने न गिना तो क्या मौत नहीं हुई? हाँ, मगर दुख है सरकार पे असर ना हुई। उनका मरना देखा जमाने ने, एक मोदी सरकार है जिसे खबर ना हुई। बता दें कि मानसून सत्र के पहले दिन केंद्र सरकार ने संसद को बताया है कि प्रवासी मजदूरों के मौत का कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। लॉकडाउन की वजह से लाखों मजदूरों ने शहरों से गाँव की ओर पलायन किया था, जिनमें से कई की मौत रास्ते में अलग अलग वजहों से हो गई थी। दरअसल लोकसभा में सवाल किया गया था कि क्या सरकार इससे अवगत है कि घरों को लौटते हुए कई मजदूरों की रास्ते में मौत हो गई और क्या राज्यवार मृतकों की संख्या उपलब्ध है। यह भी पूछा गया कि क्या पीड़ितों को सरकार ने कोई मुआवजा या आर्थिक सहायता दी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने इसके जवाब में कहा कि मृतकों की संख्या को लेकर कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि चूंकि इस तरह का डेटा नहीं जुटाया गया था, इसलिए पीड़ितों या उनके परिवारों को मुआवजे का सवाल नहीं उठता। एक अन्य सवाल प्रवासी श्रमिकों को हुई परेशानी का अनुमान लगाने में सरकार की विफलता को लेकर पूछा गया था। बता दें कि सोमवार से शुरू हुआ मानसून सत्र 1 अक्टूबर तक चलेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जया बच्चन का रवि किशन पर हमला, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने कहा है कि ड्रग्स से बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। सपा सांसद ने मंगलवार को राज्यसभा में ये बयान दिया। उन्होंने बिना नाम लिए बीजेपी के सांसद रवि किशन पर भी निशाना साधा। जया बच्चन ने कहा कि कल लोकसभा में एक सांसद ने बॉलीवुड को लेकर बयान दिया, वो बॉलीवुड इंडस्ट्री से ही हैं। ये शेम है। जया बच्चन ने कहा कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, ये गलत बात है। बता दें कि भोजपुरी सुपरस्टार और भारतीय जनता पार्टी के सांसद रवि किशन ने सोमवार को लोकसभा में ड्रग ट्रैफिकिंग के मसले को उठाया था। बीजेपी सांसद ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। एनसीबी ने कई लोगों को पकड़ा है। उन्होंने केंद्र सरकार से बड़े स्तर पर जांच करने की अपील की। ड्रग्स केस में बॉलीवुड के कई स्टार्स के नाम सामने आ चुके हैं। सांसद जया बच्चन ने कहा कि बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश चल रही है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हर रोज 5 लाख लोगों को सीधा रोजगार देती है। देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और चीजों से ध्यान हटाने के लिए हमारा इस्तेमाल किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर हम पर निशाना साधा जा रहा है। जया बच्चन ने कहा कि हमें सरकार से भी समर्थन नहीं मिल रहा है। जिन लोगों ने फिल्म इंडस्ट्री के सहारे ही नाम कमाया, उन्होंने इसे गटर कहा। मैं इसका समर्थन नहीं करती हूँ। सपा सांसद ने कहा कि इस इंडस्ट्री में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, लेकिन उन्हें भी परेशान किया जा रहा है। फिल्म इंडस्ट्री को लेकर कई वादे किए गए, लेकिन वो कभी पूरे नहीं हुए। सरकार को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के समर्थन में आना चाहिए। जया बच्चन ने कहा कि ये इंडस्ट्री हमेशा सरकार को मदद देने के लिए आगे आती रही है। सरकार जो भी अच्छा काम करती है हम उसका समर्थन करते हैं। जब कोई आपदा आती है तो बॉलीवुड के ही लोग पैसा देते हैं। सपा सांसद ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि सरकार को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की मदद करनी चाहिए। कुछ खराब लोगों की वजह से आप पूरी इंडस्ट्री की छवि को खराब नहीं कर सकते। शून्यकाल के दौरान रवि किशन ने लोकसभा में कहा कि ड्रग ट्रैफिकिंग का मसला बढ़ रहा है और चीन और पाकिस्तान के जरिए नशे की दवाइयां आ रही हैं। बीजेपी सांसद ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। एनसीबी ने कई लोगों को पकड़ा है। केंद्र से मांग है कि ड्रग ट्रैफिकिंग के मसले पर जांच तेजी से जारी रहे। रवि किशन ने कहा कि युवा पीढ़ी को ड्रग्स के लत के जरिए बर्बाद किया जा रहा है, ऐसे में एक्शन लिए जाने की जरूरत है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पप्पू यादव का सीएम नीतीश को चैलेंज, कहा यदि 15 वर्ष विकास किया तो अकेले लड़े चुनाव। जी हां दोस्तों, बिहार के चुनावी मौसम में नेताओं का एक दूसरे पर वार प्रहार तेज हो गया है। सोमवार को जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा
कि यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के लिए 15 वर्ष काम किया है तो अकेले चुनाव लड़ें। वो अकेले चुनाव नहीं लड़ सकते, इसलिए नरेंद्र मोदी का सहारा ले रहे हैं। पप्पू ने कहा कि 15 वर्षों में बिहार से न गरीबी दूर हुई और न ही युवाओं का रोजगार मिला, साथ ही स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति भी नहीं सुधरी। पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने के उनके आग्रह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत ठुकरा दिया। पूर्व सांसद ने कहा कि नीतीश कुमार सिर्फ एक जिले नालंदा के मुख्यमंत्री हैं और एक जाति विशेष के नेता हैं। वो कभी बिहार और बिहारियों के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। उनके विशेष राज्य के दर्जे और विशेष पैकेज की मांग का क्या हुआ? जेएपी अध्यक्ष ने कहा कि रघुवंश प्रसाद सिंह जब जिंदा थे तो नीतीश कुमार ने उनका उपहास उड़ाया और आज उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जो नरेंद्र मोदी मनरेगा को भ्रष्टाचार की पोटली बताते थे, वो आज मनरेगा के लिए रघुवंश बाबू को धन्यवाद दे रहे हैं। अब जब रघुवंश बाबू इस दुनिया में नहीं रहे तो इन्हें उनकी याद आ रही है। पप्पू यादव ने कहा कि मनरेगा को कमजोर करने वाले अब रघुवंश बाबू की लाश पर राजनीति कर रहे हैं। लालू यादव के बाद उनके परिवार ने रघुवंश प्रसाद सिंह की इज्जत नहीं की। मैं पहला व्यक्ति था जिसने रघुवंश बाबू को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की थी। उनके जैसे नेता बिहार में बहुत कम हुए हैं। वैशाली के धरोहर को नीतीश कुमार द्वारा जबरन पटना लाया गया। बिहार सरकार को वैशाली का धरोहर लौटाना चाहिए। यही रघुवंश बाबू को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। रघुवंश की चिट्ठी पर बोली आरजेडी, बेटे को एमएलसी का लालच देकर जेडीयू ने रचा षड्यंत्र। जी हां दोस्तों, बिहार के दिग्गज नेता रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन के बाद सियासी गलियारों में उनकी चिट्ठी पर सियासत अब तेज होने लगी है। आरजेडी ने रघुवंश बाबू की चिट्ठी को लेकर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने कहा कि आईसीयू में वेंटिलेटर पर लेटा शख्स चिट्ठी कैसे लिख सकता है? ये जरूर नीतीश कुमार की साजिश है। आरजेडी नेता ने कहा कि रघुवंश बाबू के बेटे को एमएलसी का लालच देकर नीतीश कुमार ने यह षड्यंत्र रचा है। नीतीश कुमार अब रघुवंश बाबू की लाश पर राजनीति कर रहे हैं। रघुवंश बाबू नीतीश कुमार को कभी पसंद नहीं करते थे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार पुलिस में 11,880 सिपाहियों की भर्ती पर ग्रहण। होमगार्ड जवान की अनदेखी पर हाई कोर्ट ने नीतीश सरकार से मांगा जवाब। जी हां दोस्तों, इस वक्त एक बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है। केंद्रीय चयन परिषद की ओर से आयोजित 11,880 पदों के लिए सिपाही भर्ती परीक्षा पर ग्रहण लग सकता है। होमगार्ड के लिए 50% सीट सुरक्षित किए जाने के बावजूद भी बहुत कम उम्मीदवारों को मौका देने को लेकर पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार से जवाब मांगा है। पटना उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार को 4 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। पटना हाईकोर्ट ने 11,880 पदों के लिए बिहार पुलिस बहाली मामले में होमगार्ड के लिए 50% सीट सुरक्षित किए जाने के बावजूद मात्र 1,388 होमगार्ड को शारीरिक परीक्षा में बुलाए जाने के मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। न्यायमूर्ति शिवाजी पांडे की एकल पीठ ने मामले पर सुनवाई की। कोर्ट ने सरकार को 4 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। होमगार्ड की ओर से अधिवक्ता अशोक कुमार तथा प्रशांत कश्यप ने अदालत को बताया कि 11,880 पदों पर सिपाही की बहाली के सरकार की ओर से एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। विज्ञापन में 50% सीट होमगार्ड के जवानों के लिए सुरक्षित की गई थी, लेकिन मात्र 1,388 होमगार्ड जवानों को ही फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया गया। कोर्ट ने याचिका में उठाए गए सवालों के जवाब राज्य सरकार को 4 सप्ताह के भीतर देने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि इस भर्ती परीक्षा के जरिए बिहार में पुलिस कांस्टेबल के 11,880 पद भर जाने हैं। परीक्षा के लिए 12 जनवरी और 8 मार्च को परीक्षाओं का आयोजन किया गया था। 12 जनवरी को आयोजित हुई परीक्षा में 6,68,016 उम्मीदवार शामिल हुए थे, जबकि 8 मार्च की परीक्षा में 5,96,641 उम्मीदवार शामिल हुए थे। बिहार पुलिस में सिपाही की बहाली कोरोना के फेर में फंस गई है। कॉपियों की जांच लॉकडाउन के चलते पूरी नहीं हो पाई है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री की दहलीज तक पहुंची जेडीयू लोजपा की लड़ाई। चिराग पासवान ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। जी हां दोस्तों, लोजपा और जेडीयू के बीच चल रही तनातनी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दहलीज पर पहुंच गई है। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने पीएम मोदी को बिहार के राजनीतिक हालात को लेकर एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर लोजपा की राय के बारे में जानकारी दी गई है। अभी 2 दिन पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार दौरे पर आए थे और बयान दिया था कि एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन चिराग के द्वारा पीएम मोदी को आज लिखी गई चिट्ठी से यह तय हो गया है कि अभी सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। वहीं केंद्रीय मंत्री व लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान का भी कहना है कि वे चिराग के हर फैसले के साथ मजबूती से खड़े हैं। साथ ही विश्वास जताया है कि अपनी युवा सोच से चिराग पार्टी व बिहार को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती केंद्रीय मंत्री ने शुक्रवार को बेहद भावनात्मक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि चिराग मेरा ख्याल रखने के साथ साथ पार्टी के प्रति भी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं।
रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार को पता ही नहीं चला कि हमारी मुखबरी हो रही है। कांग्रेस ने कहा साइबर क्षेत्र में चीन से निपटने प्रयास तेज हों। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने चीन द्वारा भारत में प्रमुख पदों पर बैठे लोगों की कथित तौर पर जासूसी कराने से जुड़ी खबर को लेकर सोमवार को कहा कि साइबर क्षेत्र में चीन से निपटने के लिए सरकार को अपने प्रयास तेज करने चाहिए। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह सवाल किया कि क्या सरकार को इस गंभीर मामले के बारे में पता था। उन्होंने समाचार पत्र इंडियन एक्सप्रेस की खबर साझा करते हुए ट्वीट किया, अगर यह सही है तो क्या मोदी सरकार को इस गंभीर मामले का पहले पता था या भारत सरकार को पता ही नहीं चला कि हमारी मुखबरी हो रही है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।